बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़रा आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, एटलीस्ट अगर हमने देखा तो विक्ट्री पाकिस्तान को हासिल हुई, बट जो टाइम फ्रेम था ये बहुत ही लंबा था। अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट ये कोई 3 साल और 8 मंथ और 11 दिन के बाद अपनी होम सॉइल पे पाकिस्तान ने पहली टेस्ट विक्ट्री हासिल की। अब रिस्पॉन्सिबल कौन था? इस सिस्टम के अंदर अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम कोई नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारे कोई 4 के करीब चेयरमैन चेंज हुए, 26 सेलेक्टर चेंज हुए। कोचेज़ के हवाले से बात करें तो 4-5 हेड कोचेज़ चेंज हुए। बट कैप्टन एक था मोस्ट लाइकली, वो बाबर आज़म था। शान मसूद भी अभी रिसेंटली डिफीट का पार्ट थे। बट ये अगर देखा जाए तो कौन ऐसा बंदा था जिसके ये क्लैरिटी नहीं थी कि हमारा टेम्पलेट मौजूद है। हमने करना क्या था? प्रेसिडेंट मौजूद था हमारे पास कि हमने जो यूएई में विक्ट्रीज़ हासिल की, हम नंबर 1 आए। क्या था? हमने सिंपली स्पिनिंग ट्रैक बनाना था और ऑपोज़िशन को अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर हमने विक्ट्रीज़ हासिल करनी थी। बट हमने देखा कि बैटिंग विकेट बनाई गई तब भी हम हारते रहे, फास्ट ट्रैक बनाए गए तब भी हम उसी डिबैकल में फँसते रहे। इसी तरह कोई भी ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया गया। नई मैनेजमेंट आई, नई सिलेक्शन कमेटी आई, उन्होंने थोड़ा-सा ये माइंडसेट चेंज किया और पाकिस्तान को विक्ट्री मिल गई। आल्दो कि हम बात अक्सर करते रहे थे कि साजिद अली और नुमान को होना चाहिए, किन रीज़न पे इनको टीम से बाहर किया गया। और इसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो हम हर फॉर्मेट में बुरा खेलना शुरू हुए। हम टी20 में देखें, ओडीआई में देखें, 1 साल का जो डिज़ास्टर था, इसकी बड़ी लंबी फ़हरिस्त है। हम कोशिश करेंगे आज के शो में तमाम पे बात करें। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी इसके बाद होगा। ऑब्वियसली उसमें टी20 3 और 3 ओडीआई मैचेस खेले जाएँगे। उस हवाले से बात की जा रही है कि पाकिस्तान का नया कैप्टन कौन होगा, टीम क्या हो सकती है, 1-2 दिन में उसकी भी एक्सपेक्टेशन है कि अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। और ये तीसरा मैच जो है, ये बहुत वाइटल है, रावलपिंडी में खेला जाएगा और ये सीरीज़ को डिसाइड करेगा कि कौन-सी टीम पाकिस्तान या इंग्लैंड में से सेकंड विक्ट्री हासिल करके सीरीज़ अपने नाम करती है। अब इसके हवाले से और ये जो सिलेक्शन कमेटी है, अभी भी इसका कोई चीफ अपॉइंट नहीं किया गया। ये कितना इम्पोर्टेंट है कि किसी भी सिलेक्शन कमेटी का चीफ सिलेक्टर होना पाकिस्तानी या किसी भी दुनिया के क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ये तो इसी तरह है जैसे घर का बाप ना हो। तो ये आप किसी को रिस्पॉन्सिबल ज़रूर ठहराएँ। ऑल्दो कि हम जानते हैं कि आकिब जावेद को ज़्यादा अथॉरिटी दी गई है, वो मेनली वही तमाम चीज़ों को डील कर रहे हैं। बट फिर भी अनाउंसमेंट के लिहाज से हमें चाहिए कि एक इसमें ज़रूर चीफ सेलेक्टर होना चाहिए। इन तमाम अफेयर पे बात करेंगे और लास्टली ये भी बताता चलें कि जी ऑब्वियसली अपग्रेडेशन का काम बड़ी तेज़ी से जारी है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, बट ये स्पेकुलेशन अपनी जगह पे खड़ी है। जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, क्या भारत पाकिस्तान आएगा या नहीं? इन तमाम पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं, मिर्ज़ा इकबाल बेग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम इरफान, बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया सर शुक्रिया आपके टाइम आपका। का। सर जी, ये जी। आपको आज हमने दावत इसीलिए दी कि ये काफ़ी अफेयर थे जिन पे पूरी नेशन जानना चाह रही है। मैं स्टार्ट पहले इसी विक्ट्री से करना चाहूँगा। सर ये इतना अनफॉर्चुनेट था कि 3 साल, साढ़े 3 साल हमने विक्ट्री हासिल नहीं की अपनी होम सॉइल पे। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर में भारत को देखें, उन्होंने अभी न्यूज़ीलैंड से मैच हारा, इंग्लैंड से भी 1 टेस्ट हारे, बट 95% हम देखते हैं कि वो विक्ट्रीज़ हासिल करते हैं। इसी तरह श्रीलंका की एग्ज़ाम्पल ले लें, किसी भी सब कॉन्टिनेंट की टीम की बात कर लें, अपनी स्ट्रेंथ पे पिचेस बनाई जाती हैं। तो ये किसको रिस्पॉन्सिबल आप समझते हैं कि इतना सिंपल फार्मूला जो किसी के माइंड में नहीं आया इन जो 4 साल का स्पैन था कि हमने स्पिनिंग ट्रैक बना के और विक्ट्री हासिल करनी है। आपका क्या टेक है सर इस पे? इरफान देखें, इसमें दरअसल एक तो सबसे बुनियादी वजह इनस्टेबिलिटी है कि पाकिस्तान क्रिकेट में स्टेबिलिटी नहीं है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने पंजे जाड़े जमाए बैठी हुई है और कोई आए उसको सलाम करती है, जो जाता है उसको रुखसत कर देती है। इनस्टेबिलिटी की वजह से इकदामात नहीं हो पा रहे और फिर वही लोग चले आ रहे हैं। अब आप देखें, 2011 में सलमान नसीर साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लीगल कंसल्टेंट आए थे हुँ, और अब वो तरक्की करते करते 13 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन चुके हैं। और फिर ऐसे बेशुमार लोग हैं जो क्रिकेट बोर्ड में बरसा बरसते हैं, लेकिन बोर्ड में प्रोग्रेस नहीं हो पा रही। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्हें ये पता है कि ये चेयरमैन आया है कुछ अरसे के लिए, इसके बाद दूसरा चेयरमैन आ जाएगा, उसके बाद तीसरा चेयरमैन आ जाएगा। जिस तरह से एहसान मानी थे, फिर रमीज राजा आए, उनको हटाया गया, फिर नजम सेठी आए, फिर जका अशरफ आए, फिर मोहसिन नकवी आ गए। तो स्टेबिलिटी की अदम मौजूदगी की वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं, क्योंकि कोई स्टेप नहीं ले पा रहा।
और उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट तनज़्ज़ुली का शिकार है। हम म्यूजिकल चेयर गेम खेलते हैं, कभी कप्तानी का, कभी सेलेक्टर्स का, कभी कोचेस का, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बात नहीं बन पा रही है। आप भारत की अभी आप एग्जाम्पल दे रहे थे, आप देखें ना कि राहुल द्रविड़ गई तो गौतम गंभीर आ गए, जी। बेशक वो हारे लेकिन वहाँ स्टेबिलिटी है। सौरव गंगोली गए तो वहां पर रॉजर बिनी आ गए, लेकिन हमारे यहाँ हालात बड़े मुख्तलिफ हैं। हम वहां पर आपने कभी किसी सीईओ का नहीं सुना होगा कि बीसीसीआई का कोई सीईओ है। हमारे यहाँ का सीईओ जो है वो तो चेयरमैन की जगह लेने की कोशिश कर रहा होता है, हर जगह चला जाता है, हर मीटिंग में होता है। तो बहुत सारे अवामिल हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट लेकिन जुबूहाली का शिकार है। इकबाल भाई, लेकिन मेरा पॉइंट ये दूसरा ये भी है कि क्या ये जो स्पिनिंग ट्रैक बनाने का फार्मूला था, जो टेम्पलेट था, ये तो बड़ा सिंपल था। और मेरा ख्याल है, मैं अपने शो में बात करता हूँ, आई एम श्योर आपने भी ये बात अक्सर की होगी कि पाकिस्तान एक ही सिनेरियो में इजीली जीत सकता है और स्ट्रेंथ क्या है स्पिनिंग ट्रैक बनाए। और कौन लोग थे, जिस तरह मुझे याद पड़ता है कि जब साजिद ने बांग्लादेश में 8 आउट किए थे, उसके बाद जब वापस आया था तो रमीज़ राजा चेयरमैन थे और सकलैन मुश्ताक हेड कोच थे। इन्होंने टीम से बाहर कर दिया। इन्होंने कहा जी इसका पाँव ठीक नहीं आता, इसका बाजू सही तरह मूव नहीं करता। तो ये विकेट्स आपने इनसे लेनी थी, आपने एक्शन को ठीक तो नहीं करना था। आपको आउट करके दे रहा है, आपको विक्ट्री दिलवा रहा है, नुमान आपका सबसे सीजन कंपेनर था। तो आपके ख्याल में ये कौन लोग थे और किसको ये समझ नहीं थी कि पाकिस्तान को ऐसे विकेट्स बना के विक्ट्री हासिल कर सकता है और नहीं दिलवाई गई? देखिए, रमीज राजा का आपने एक स्टेटमेंट आपकी नजर से गुजरा होगा कि जी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जी। रावलपिंडी टेस्ट में 2021 में जो पिच बनाई गई वो बाबर आजम के कहने पर बैटिंग ट्रैक बनाया गया, यानी एक का कैप अपना कैप दूसरे को पहनाने की कोशिश करते हैं। हम्म। हालांकि इतने सारे दिमाग हैं, क्या इनको पता नहीं है कि जब भी कभी कोई होम सीरीज होती है तो वो टीम अपने होम एडवांटेज लेती है, अपनी मर्जी की विकेटें बनाती है। आप भारत की एग्जांपल ले लें, इंडिया में इस तरह से, आप श्रीलंका की एग्जांपल ले लें, आप बांग्लादेश की एग्जांपल ले लें, हर मुल्क अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए विकेट्स बनाता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम 4-4 फास्ट बॉलर खिला देते हैं बांग्लादेश के खिलाफ। अगर महमूद साहब पाकिस्तान में रहते नहीं है, असिस्टेंट कोच बने हुए, फिर वो फरमाते हैं कि हमारे पास ऐसे स्पिनर्स नहीं है जो 20 विकेटें ले सके। तो मतलब यहाँ पर तो एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खुला हुआ है ना। जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो आता है नौकरी करता है, मजे करता है, चला जाता है, तो इसलिए कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है। वरना ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है, ये तो बहुत इजी फॉर्मूला है कि क्या करना है आपको। आपने अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए टर्निंग पिच बनानी है, बनाई ना मुल्तान में टर्निंग ट्रैक, तो क्या हुआ, आपको कामयाबी मिली। तो मेरे ख्याल में ये इन लोगों के ऊपर जाता है जो एक दूसरे पर मुद्दा डालने की कोशिश करते हैं, कि अपनी टोपी दूसरे को पहनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमको ये हालात देखने पड़ रहे हैं। तो आपको सर क्या लगता है कि पाकिस्तान तीसरे मैच में विक्ट्री हासिल कर पाएगा? बड़ी यूनिक सी हम देख रहे हैं, कुछ फुटेजेस हमारे सामने आई हैं कि पंखे लगा के, हीटर लगा के ड्राई किया जा रहा है मैक्सिमम पिच को। और वैसे तो हम देखते हैं कि हिस्ट्री यही रही है कि जो रावलपिंडी की पिच है वो स्पिनर को खास मदद नहीं देती। वो शुरू में अर्ली 1-2 दिन फास्ट बॉलर को देती है, फिर वो प्योर बैटिंग ट्रैक बन जाता है। बट उसकी जो हिस्ट्री रही है वो यही है कि वो बैटिंग ट्रैक ही है। तो आपके ख्याल में कोई ऐसा जो स्पेशल चीज़ें की जा रही हैं, क्या पाकिस्तान सक्सेसफुल हो पाएगा स्पिन ट्रैक बनाने में? और आपको कितने चांसेस लगते हैं कि पाकिस्तान ये सीरीज अपने नाम कर लेगा? देखिए इरफान, वो आपने मसल सुनी होगी कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। तो हम जिस तरह के तजर्बात कर रहे हैं, जो तस्वीर आ रही हैं, बड़े बड़े पंखे लगे हुए, हीटर लगे हुए, पिच को सुखाने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ये ना हो कि खुद आप अपने दाम में सयाद आ जाए, आप उनको फंसाने की कोशिश करें। क्योंकि आपने बिल्कुल सही निशानदी की कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का ट्रैक एक ऐसा ट्रैक है कि जहां पर या तो बैट्समैन डोमिनेट करते हैं या फास्ट बॉलर्स को थोड़ी बहुत मदद मिलती है। आप टोटली उसके नेचर के अगेंस्ट आप स्पिन ट्रैक बनाने जा रहे हैं। अल्लाह करे कि ये कामयाब हो। टोनी हैमिल्स भी परेशान होगा, जो आईसीसी का चीफ क्यूरेटर रहा है, कि वो कहाँ आ गया है, किसका कंसल्टेंट बन गया है, कि किस तरह की चीजें हो रही हैं। और आपने दुनिया में, मैंने भी क्रिकेट कवर किया, आपने कवर किया, दुनिया में आपने कहीं देखा है कि इस तरह के बड़े बड़े पंखे लगाकर, हीटर लगाकर पिच की तैयारी की जा रही है? एक तो पिच पर से घास सारी उड़ा दी गई है। जी। तो कहीं ये ना हो कि इनके लिए मुश्किल हो, क्योंकि देखिए टॉस बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा और इंग्लैंड ने लंबी बारी ले ली तो हमें मुश्किल होगी। आज मीर हमजा भी अनफिट हो गए, अब देखते हैं कि उनकी जगह कौन आता है। क्या मोहम्मद अली को खिलाते हैं जाहिद महमूद की जगह, या फिर 3 स्पिनर्स के साथ जाते हैं? लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पिच की जो तैयारी जिस अंदाज से हो रही है वो बड़ी मज़ा खेज है। अच्छा, मजे की बात है, आप देखें इंग्लैंड की टीम परसों रात पहुंची थी इस्लामाबाद, कल उन्होंने बिल्कुल पिंडी स्टेडियम का रुख ही नहीं किया। उनके कुछ खिलाड़ी जी। गोल्फ खेलने चले गए, उनको फिक्र ही नहीं लायक है पिच की। फिक्र हमें लायक है कि हम पिच को ऐसे बनाएं कि हम जीत जाएं। देखिए अल्लाह करे ये फार्मूला इनका कामयाब हो जाए। अच्छा सर, ये
मैं कप्तानी की तरफ भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले ये जो रिसेंट अपॉइंटमेंट है, कुछ सेलेक्टर चेंज किए गए। अब 5 रुकनी कमेटी बना दी गई, आकिब जावेद अज़हर अली इसका पार्ट है, आसिफ शफ़ीक ऑलरेडी थे, हसन चीमा हैं। तो ये आप 5 रुकनी और अलीम डार साहब हैं। एक तो ये पाँचों के रोल को कैसे देखते हैं? और हमें नज़र आता है कि मेनली शायद आकिब जावेद ही इसको लीड कर रहे हैं। लास्ट वीक मेरे शो में भी आए थे, उन्होंने ज़िक्र किया कि उस टाइम 1 दिन पहले अपॉइंटमेंट से उन्होंने आए थे मेरे शो में, उन्होंने बताया कि कुछ नेगोशिएशन चल रही हैं। अब आपके ख़्याल में एक तो ये कमेटी कैसी है? और ऑब्वियसली रिज़ल्ट आ गया तो सब इनको प्रेज़ भी कर रहे हैं। और दूसरा ये बताइए कि सर, जिस तरह मैंने इंट्रो में ज़िक्र किया कि चीफ सेलेक्टर कोई नहीं है, और जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं, ये जितनी भी इनकी 2-3 सिलेक्शन कमेटियाँ हमने देखी, किसी का भी कोई चीफ अपॉइंट नहीं किया। तो ये दुनिया में हमें कोई एग्ज़ाम्पल नहीं मिलती कि आपका कोई चीफ ना हो, और ऑब्वियसली किसी को तो रिस्पॉन्सिबल ठहराना है, किसी को तो अकाउंटेबल ठहराना है। तो आपका क्या ओपिनियन है सारी सेक्शन कमेटी के हवाले से? ये आपने बिल्कुल सही निशानदेही कि हमारे यहाँ जब से 6 फरवरी को मोहसिन नकवी साहब ने चार्ज लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का, उसके बाद से जो सिलेक्शन, पहले उन्होंने वहाब रियाज को गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर बना दिया था, मोहम्मद यूसुफ के होते हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको याद होगा जी। वहाब रियाज सबसे आगे आगे रहते थे। अब वो पसे पर्दा चले गए हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि पसे पर्दा रहकर वो मशवरे वही दे रहे हैं, सारे शॉट वही खेल रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने एक एक्स ऑफिशियो मेंबर भी 5 रख दिया। अब आप मुझे बताएं, दुनिया में कहाँ एक्स ऑफिशियो मेंबर? पहले जी। 9 रुकनी सिलेक्शन कमेटी थी, हुँ। जिसमें इनके मंजूर, जो इनके काबिल एतमाद साथी है, मंजूर नजर नहीं कहूंगा, बिलाल अफजल साहब जो पंजाब की इंटरम गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे थे, वो भी, उनको भी रख लिया था। अब वो पीएस चेयरमैन के वो है, पर्सनल असिस्टेंट बने हुए हैं। उसके अलावा बेशुमार लोगों को रख लिया था। अब इन्होंने जो बनाई है सिलेक्शन कमेटी, आपने बिल्कुल सही इरफान निशानदेही की है कि इसका कोई सरबराह नहीं है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अलीम डार, हालांकि वो फर्स्ट क्लास खेले हैं और जी। दुनिया के बेहतरीन अंपायर है, रेपुटेड है, बजाय इसके कि उनकी खिदमात आप अंपायरिंग के मयार को बेहतर बनाने के लिए लें, आपने उनको सिलेक्शन कमेटी में डाल दिया। इसका मतलब है आपको कोई मिल नहीं रहा था। हसन चीमा को आपने डाला है कि जी एनालिस्ट, दुनिया में कहाँ एनालिस्ट सिलेक्शन कमेटी में होते ऐसे हैं, ही है। टेस्ट क्रिकेटर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है। तो मेरे ख्याल में ये अकाउंटेबिलिटी, और जो मुझे पता चला है इरफान कि आसिफ जावेद ने इस शर्त पर लाहौर कलंदर से अपना रिश्ता नाता तोड़ा है कि उनको फ्री हैंड मिलेगा और उनको चीफ सेलेक्टर बनाया जाएगा, और उनकी चलेगी। अगर उनकी नहीं चली, आप जानते हैं आसिफ जावेद ब्लंट आदमी है, 1992 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद, और जिस तरीके से उन्होंने बाद खिलाड़ियों पर फिक्सिंग के हवाले से बातचीत की थी, जिसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा, उनका करियर लंबा नहीं हो सका। तो वो ब्लंट आदमी है, साफ गो आदमी है, खुला बोलता है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर उसको इन्होंने काम नहीं करने दिया, चीफ सेलेक्टर नहीं बनाया, तो ये ज्यादा देर तक गाड़ी चल सके। नहीं, अब मैं आपकी देखते हैं कि बात से आसिफ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। उन्होंने ज़िक्र भी किया था मेरे शो में कि अगर मुझे फ्री हैंड दिया जाएगा, और जो टर्म्स हैं, और हम सब जानते हैं कि वो अपनी टर्म्स पे अगर आके काम नहीं करते तो शायद वो लंबा ना चल पाएँ। अच्छा सर, ये अ, थोड़ा-सा सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो कप्तानी है, और शायद एक दफ़ा पहले भी आपको मैंने शो में लिया था, हमने बात की थी। ये तमाम डिज़ास्टर की जो वजह बनी वो कप्तानी बनी। कप्तानी की कैसी बैटल शुरू हुई, बाबर की, शाहीन की, 2-3 प्लेयर बाद में वो भी अपना स्क्वीज़ इन करते रहे, किसी ना किसी तरह घुसने की कोशिश करते रहे। रिज़वान भी है, सौशकील भी है। तो अब ये मामला किसी तरह सेटल होता हुआ नज़र आ रहा है, बात हो रही है। अच्छा, मैं तो इसको सर अगर पीछे जाऊँ, तो मैं तो समझता हूँ कि सरफराज को हटाना पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ क्राइम था। मैं अब इसे मिस्टेक तो नहीं कहता, क्राइम कहता हूँ। ये उसके बाद डिज़ास्टर शुरू हुआ, क्योंकि सरफराज ने आपको, ये जितने भी लड़के खेल रहे हैं ये उसी के टेन्योर में आए, 10-12 लड़के उसने आपको लड़के बना के दिए। बाबर के टेन्योर में कोई भी लड़का तैयार नहीं किया गया। अगर आज पिचेस की बात भी हम कर रहे हैं तो हर कोई मलबा उस पर डाल रहा है। प्लेयर की बात की जा रही है तो चेयरमैन एक्स जितने भी हैं वो कह रहे हैं जी बाबर ये डिमांड करता था। तो मतलब हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल बाबर को ठहराया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं? और रिजवान को अब बनाने की बात की जा रही है, न्यूज़ यही आ रही है कि रिजवान को बनाया जाएगा, बट उसकी 2 रिजर्वेशन आ रही हैं। एक तो ये कि ये सारी बैटल में रिजवान ने कोई अपना ख़ास रोल प्ले नहीं किया था इनको सॉर्ट आउट करने के लिहाज से। दूसरा, वो हर चीज़ में अपफ्रंट आके खेलते हैं, और जिस तरह हम सब जानते हैं कि उन्होंने लास्ट ईयर जब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला था उसमें भी आके उन्होंने बड़ा लीड किया इस सारे मामले को, और प्लेयर की जगह पे, कप्तान की जगह उन्होंने लीड किया आके। तो आपकी ख्याल में जो भी नेगोशिएशन रिजवान से की जा रही हैं, सोर्सेज के मुताबिक बात हो रही है, तो रिजवान ही आइडियल कैंडिडेट है? और क्या ये अगर होता है तो ये क्या ठीक डिसीजन रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? देखिए इरफान, सबसे पहले तो जो आपने सरफराज की बात की, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ
कि सरफराज अहमद को जिस एब्रप्टली तरीके से हटाया गया 2019 के वर्ल्ड कप के बाद, हालांकि 2019 के वर्ल्ड कप से पहले एहसान मानी ने अपने साथ बिठाकर, आपको याद होगा, गद्दाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमारे कप्तान सरफराज ही होंगे, लेकिन वहां से वो वापस आए, उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया। होना ही चाहिए था कि अगर बाबर को आपने ग्रूम करना था तो वाइस कैप्टन बनाकर सरफराज के अंडर उसको ग्रूम करते, आपने ग्रूम ही नहीं किया। फिर बाबर ने आकर अपना रोटी गैंग तश्कील दे दिया, अपने दोस्तों यारों को नवाजने लग गए। उसकी मिसाल हसन अली है, फहीम अशरफ है, शादाब खान है, बेशुमार क्रिकेटर जिनको वो पसंद करते थे। तो वहां से ही डिजास्टर शुरू हुआ। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हर एक के मुंह को ऐसा लगा दिया कप्तानी का जायका कि वो उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं है। और ये कप्तानी की म्यूजिकल चेयर की बैटल है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है इनस्टेबिलिटी का शिकार है। आप देखें कि अचानक ज़का अशरफ साहब ने एक तो बाबर को बनाया गलत गया था, मैं आपसे टोटली इत्तेफाक करता हूँ। फिर ज़का अशरफ साहब ने बाबर को अचानक हटा के शाहीन शाह अफरीदी को बना दिया कप्तान। चले शाहीन शाह अफरीदी कप्तान हुए, वो हारे न्यूजीलैंड में 4-1 T20 सीरीज, और जब ये मोहसिन नकवी साहब आए, इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को हटा दिया, फिर बाबर को बना दिया, फिर बाबर ने रिजाइन कर दिया। इस सारे सिनारियों में पसे पर्दा जो गेम चल रहा है वो मोहम्मद रिजवान का चल रहा है। अगर आप हकीकत की निगाह से देखें, आपको याद होगा कि 9 जून को जब पाकिस्तान भारत से हारा, 120 रन भी नहीं कर सका वर्ल्ड कप के मैच में, तो उसके बाद जब टीम पाकिस्तान आई, खामोशी थी, कोई नहीं बोल रहा था, बाबर कोई नहीं बोल रहा था। लेकिन रिजवान ने पेशावर में एक मीडिया टॉक में ये कहा, चेयरमैन साहब की तारीफ में जमीन आसमान के कलावे मिला दिए कि हमारे बड़े हैं, वो जो फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। तो वहीं से हमारा माथा ठनका के रिजवान साहब जो है कोई ना कोई लॉबिंग, कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि अगर बाबर और शाहीन को बाहर कर दिया गया तो कप्तानी का कोई उम्मीदवार नहीं होगा व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो वही होंगे, और अब वही आ रहा है। लेकिन अगर रिजवान आते हैं, एक तो अगर आप हकीकत की निगाह से देखें, हम सब माशाल्लाह मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन रिजवान के आने से रिलीजियस फैक्टर भी बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर रिजवान के आने से वो जो साया कॉरपोरेशन है कि जिसके पे रोल पर, जो खिलाड़ियों के पे रोल पर है, उसके भी जो है ना गिमिक्स शुरू हो जाते हैं। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है। और फिर रिजवान ने ही तजवीज़ पेश की है कि अगर वो कप्तान नहीं होते तो मोहम्मद हारिस को बनाया जाए। मोहम्मद हारिस को आपको याद होगा डार्विन भेज दिया गया पाकिस्तान शाहिद का कप्तान बनाकर, फिर उसके बाद कई जगह उन्होंने कप्तानी की है। क्या वो कहते हैं हार जाते हैं तो कहते हैं मुझे खुशी है हम हार गए, कभी वो कहते हैं कि मैंने लड़कों को कह दिया भारत से मुताल्लिक बात ना करें। तो आप लेवल देखें ना, अब वही लॉबीज जो है मुख्तलिफ काम कर रही हैं। और फिर फखर जमान को इन्होंने अताब का शिकार बना दिया है, वो भी कप्तानी का उम्मीदवार हो सकता था। इस तरह अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। डिस्कशन को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। इकबाल भाई, ये आकिब जवेद साहब ने मेरे शो में जब मैंने कप्तानी का यही क्वेश्चन उनसे किया तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं सोच रहे फखर के बारे में। फखर एक ऐसा कैंडिडेट है कि जो अग्रेसिव भी है, जिसकी गेम भी अच्छी है, तो मुझे उससे फील आई कि अगर आकिब जवेद आएंगे तो फखर बनेगा। लेकिन अब जो फखर के वाले से जो उसकी स्टेटमेंट है, मेरा ख्याल है वो तो अब उनके लिए गले का फंदा बन चुकी है, और वो तो शायद अभी ये टूर में भी ना लेके जाए, उनको रेस्ट करवा दिया जाए। इस पे क्या आप कहेंगे कि फखर की जो स्टेटमेंट है वो कितनी हार्मफुल हो सकती है उनके लिए? अब देखें, जो आपको याद होगा इरफान कनेक्शन कैंप जो हुआ था जिसमें फखर जमान ने खुलकर बात की थी पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से कि उनको वेस्ट इंडीज से बुला लिया गया जब वो कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने गए थे, और अगले दिन कहा गया कि आप फिटनेस टेस्ट दें, और उन्होंने कहा कि मुझे IL T20 का भी NOC जारी नहीं किया गया। तो उन्होंने खुल के बात की थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी उसी दिन से उनको किसी न किसी तरीके से पछाड़ने पर लगी हुई थी। अब सोने पे सुहागा जब उन्होंने ट्वीट कर दिया बाबर आजम के हक में, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वही ब्यूरोक्रेसी उठी और उनको शो कॉज नोटिस इशू करवा दिया, क्योंकि चेयरमैन के पास इतना वक्त नहीं है। आपको अंदाजा होगा कि इतने सारे मामलात हैं, वफाकी वजीर दाखिला है, रात रात को वो गद्दाफी स्टेडियम का दौरा करें, तो वक्त नहीं है। तो जब उनके पास वक्त नहीं है तो वो जो लोग चला रहे हैं पसे पर्दा, वो अपनी मर्जी के शॉट खेल रहे हैं। और आपकी बात सही है, मैं आकिब की इस बात से भी इत्तफाक करूंगा कि इस वक्त तमाम तर सियासत को खत्म करना अगर होगा तो फखर जमान से आइडियल कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर रिजवान बनेंगे, रिजवान के होते हुए भी सियासत होगी। खिलाड़ी ये सीनियर जो है आपस में एक दूसरे के दस्तो गिरेबा हो जाते हैं। तो अब देखें क्या होता है। लेकिन फखर ने कल दिल बर्दाश्ता होकर, क्योंकि उन्होंने नविश्ता दीवार पढ़ लिया, उन्होंने कल दिल बर्दाश्ता होकर ये कह दिया कि वो 2 महीने का रेस्ट लेना चाहते हैं। अब देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है। हमारा प्लेयर है, हमारा नहीं, तो आपके ख्याल में सर ये बोर्ड ने तो नहीं कहीं उनसे कहा कि रादर देन हम कोई एक्शन लें, उनके कहने पे ये स्टेटमेंट उन्होंने दी हो कि आपको सेलेक्ट नहीं कर रहे तो आप 2 महीने का रेस्ट अनाउंस कर दें?
नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जिस तरह बाबर आजम को कैसे बोर्ड ने सेट किया ना, बोर्ड ने फौरन ऐलान कर दिया है कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया। आपने वीडियो देखी होगी, जी। जेसन गिलेस्पी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो बोर्ड इतना इतना काबिल तो नहीं है कि इस तरह की चीजें कर सके। मुझे तो डाउट है। नहीं, मैं फखर इस जमान कॉन्टेक्स्ट मुझे में बात कर रहा हूँ कि उनके जो टर्म्स है ना आकिब जावेद के साथ लाहौर कलंदर की वजह हाँ, से जो उनकी एफिलेशन है, शायद उस लिहाज से मैं मार्जिन देना चाह रहा हूँ। अच्छा ये सर, हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा प्लेयर है, चले कप्तानी के ऊपर तो मेरी भी रिजर्वेशन है, आपकी भी, आई एम श्योर जो गेम समझते हैं सबकी थी कि बाबर कैप्टन कमोडिटी नहीं है और वो कहीं ना कहीं सगर करते हैं, बट एज ए बैटर शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री की मेरा मानना है कि टॉप 3 में आते हैं। बट जो उनका 2-2.5 साल से 50 ना करना टेस्ट के अंदर, खास तौर पे T20 ओडीआई में कोई विक्ट्री ना दिलवा पाना, खास तौर पे कोई टाइटल ना जितवा पाना, ये कितना बड़ा पाकिस्तान को नुकसान दे रहा है? और आगे आप फ्यूचर क्या देखते हैं बाबर आजम का, क्योंकि वो स्पिन पे भी फंसना शुरू हो गए हैं, फास्ट बॉलिंग पे भी वो ट्रैप हो रहे हैं, तो आपको बाबर का फ्यूचर क्या नजर आता है? देखिए, ये हर खिलाड़ी के साथ होता है इरफान। दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी जो है आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, विराट कोहली, ब्रायन लारा, फिर स्टीव स्मिथ, जो रूट आप नाम लें, कितने, जी। इंजमाम उल हक, कितने बड़े बड़े, जावेद मियांदाद, सब जो टॉप के क्रिकेटर है, कहीं ना कहीं उनका बैड पैच आता है। तो बाबर का भी बैड पैच आया है। अब बाबर को मामले को जिस अंदाज से इन्होंने हैंडल किया वो गलत हैंडल किया। ये एक प्रेस रिलीज इशू करते हैं कि हम उसे रेस्ट करा रहे हैं ताकि वो फोकस कर सके क्रिकेट पर। आप कह रहे हैं हमने ड्रॉप कर दिया। जी। आप अपने हीरोज को इस तरीके से तो ना करें। और बाबर वाकई में, इसमें कोई शक नहीं कि कैप्टन कमोडिटी नहीं था, लेकिन उसको आपने कप्तान बना दिया। अब आपने जब 4 साल उसके साथ गुजारे तो उस वक्त आपने ये नहीं सोचा। अब मसाइल जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया के दौरे में, क्योंकि वहाँ बाउंसी ट्रैक्स है, वहाँ गेंद सीम होती है, स्विंग होती है, वहां के लिए जरूर उसको पाकिस्तानी टीम में रखेंगे। अगर उसको वहां के लिए ड्रॉप इन्होंने किया तो फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुश्किल होगी। ठीक है, कामरान गुलाम ने सेंचुरी बनाई है, नंबर 4 पे खेला है, लेकिन बाबर का नेमुल बदल तो नहीं है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट में 2015 में बाबर आया, मुझे याद है मई जी। 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में अपना वनडे कैरियर शुरू किया। मैं वो मैच कवर कर रहा था। 9 साल हो गए। आप अपने हीरोज को इस तरह से दूध में से मक्खी की तरह अगर निकाल कर फेंकेंगे तो इससे नौजवानों पर क्या तासुर जाएगा? इसमें तो ये इंप्रेशन जाएगा ना कि हम कितना ही कुछ कर ले, हमारे साथ यही होना है। तो मुझे लगता है बाबर को ड्रॉप नहीं करेंगे। आकिब जावेद सोचेंगे। उन्होंने आकिब जावेद को तो इस्तेमाल किया है ना कि आकिब जावेद की सिलेक्शन कमेटी ने बाबर को ड्रॉप कर दिया, लेकिन वहां पर ऑस्ट्रेलिया में आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। 3 वनडे, 3 T20 है। 4 नवंबर को मेलबर्न में आपका पहला वनडे। तो वहां मेरे ख्याल में बाबर आजम की जरूरत महसूस होगी 50 ओवर्स की क्रिकेट में, क्योंकि जी। हमारी टीम तो 20-25 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाती है। अच्छा ये सर, इनसाइड एक ये बात सुनने में आ रही है कि शायद बाबर को ओडीआई में सिर्फ यूज़ किया जाएगा, T20 की हद तक शायद उनको नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो स्ट्राइक रेट का मसला आ रहा है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि गैरी किस्टन के भी ज़्यादा इंक्लाइंड यही है कि वो प्लेयर T20 में होने चाहिए जिनका स्ट्राइक रेट हाई है। तो आपके ख्याल में T20 की हद तक भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि बाबर और रिजवान दोनों एक तरह की क्रिकेट खेलते हैं और स्ट्राइक रेट का मसला आता है, पाकिस्तान अब सब जानते हैं कि 200 की क्रिकेट खेल रहा है, हम 150-60 की क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये 4-5 साल हमने बहुत बात की कि अगर आप 14-15 ओवर एक ही स्ट्राइक रेट के साथ 6 से स्टार्ट करते हैं, फिर 7 पे जाते हैं, और फिर आप 5 ओवर में एक्सपेक्ट करते हैं कि बकिया लड़के आके कोई मेरेकल कर देंगे और वो जाके आपको जी कोई 12-14 के स्ट्राइक रेट के साथ रन्स कर देंगे, तो वो हर दफ़ा क्रिकेट में होना इम्पॉसिबल ही है। तो आपके ख्याल में कि T20 की हद तक एक तो कौन लड़के होने चाहिए, और बाबर का फ्यूचर T20 में आप कैसे देखते हैं? और इवन आपकी बात रिजवान का सही भी है। शायद। हाँ, आपकी बात सही है। मुझे भी जो अंदरून वहाँ से इत्तलात मिली है बाखबर ज़राए से, वो यही है कि ये सिलेक्शन कमेटी ये सोच रही है कि बाबर को वनडे के लिए रखा जाए और T20 स्क्वाड में ना रखा जाए। अब अगर रिजवान कप्तान बनते हैं तो रिजवान डेफिनेटली फिर T20 स्क्वाड में भी होंगे। आप 2 कप्तान तो नहीं रख सकते कि वनडे का अलग हो, T20 का अलग हो। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है। सिलेक्शन कमेटी जो उनके ज़राए से मुझे पता चला है, इस बात पर गौर कर रही है कि T20 में बाबर और रिजवान की जो जोड़ी थी, जिसने कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली, उनके बजाय यंगस्टर्स को ट्राई किया जाए कि जो पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा सके इब्तिदाई 6 ओवर में। तो आपकी बात सही है। मुझे भी बज़ाहिर यही लग रहा है कि बाबर आजम को T20 में रेस्ट कराया जाएगा और उन्हें वनडे टीम के लिए पाकिस्तान की टीम में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं ये थोड़ा सा जिक्र इधर कप्तानी की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो शादाब का जिक्र करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैंपियन कप करवाया गया, इन्होंने कहा कि जो उसमें परफॉर्म करेगा, जो कैप्टन भी हम देखेंगे, मेनली इन्होंने कैप्टन की बात की, जो परफॉर्म करेगा उसको कंसिडर करेंगे। अब शादाब को देखा जाए तो उसने ये भी चैंपियन कप भी जितवा दिया, PSL आपकी सबसे बड़ा ब्रांड है, उसको भी उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड को विक्ट्री दिलवाई, बट
प्रॉब्लम ये आता है कि उसकी गेम सेंस तो अच्छी नज़र आ रही है, मॉडर्न डे क्रिकेट खेल भी रहा है, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो अपनी जगह टीम में सीमेंट नहीं कर पा रहे। तो शादाब के एक तो कह रही हो कैसे देखते हैं, और आपके ख्याल में क्या शादाब बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकती सारे सिनेरियो में? देखिए, अगर शादाब को बनाएंगे तो वही ग्रुप को आप लाने के चक्कर में होंगे ना, क्योंकि बाबर की, शादाब की, हसन अली, फहीम अशरफ, इन सब की इक्वेशन एक ही है। तो हम्म। अगर आप शादाब को बनाएंगे कप्तान, तो फिर आप अब आपको एक नए आदमी की तरफ जाना होगा। मैं आपको ये मुझे यकीन है कि आकिब जावेद इस तरफ नहीं जाएंगे, शादाब के हक में वो वोट नहीं देंगे। बेशक कप्तान, वो अच्छी कप्तानी उन्होंने की है, लेकिन उनकी इंटरनेशनल लेवल पर जो परफॉर्मेंस रही है वो भी सबके सामने है कि वो अब पहले तो एज अ बॉलर आए थे 2017 में, बड़े जबरदस्त बॉलर थे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग की तरफ आ गए, तो वो ना बॉलिंग कर सके ना बैटिंग कर सके। तो मेरे ख्याल में शादाब खान के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है T20 के लिए कि आया वो पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। जिस तरह बाबर आजम पर तो क्वेश्चन मार्क है ही, तो और फिर रिजवान अगर कप्तान नहीं बनते, कप्तान जो बनेगा क्या उसका इनपुट लेंगे? गैरी कर्स्टन की आपने बात की, बिल्कुल सही है। गैरी कर्स्टन नहीं चाहते कि रिजवान और बाबर की जोड़ी जो बॉल्स बहुत ज्यादा करती है वो ओपन करे। तो मेरे ख्याल में अभी शादाब को सोचेंगे नहीं, अब वो टीम में आ जाए T20 की तो बहुत बड़ी बात है इरफान, क्योंकि जी। नए लड़के आ रहे हैं और नए लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब पता नहीं उसामा मीर को कंसीडर करते हैं या नहीं करते वनडे के लिए। अब ये नए लड़के जो है, जिसमें सुफियान मुकीम है और आपका एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर है, हम्म। आया ये उनको कंसीडर करते हैं या नहीं करते? तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस वंस अगेन, वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर थोड़ा सा मैं जिक्र चैंपियन ट्रॉफी का भी करना चाहूँगा। चैंपियन ट्रॉफी ऑब्वियसली अपग्रेडेशन का काम और रेनोवेशन का बड़ा स्पीडली हो रहा है, और हम अक्सर वीडियोस भी देख रहे हैं, और जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि रात के टाइम वो जब भी टाइम मिलता है मोहसिन नकवी साहब आके उसको विजिट भी करते हैं और वो देखते भी हैं तमाम जितने भी चीज़ें हो रही हैं इस टाइम पे। बट जो सबसे मेन चीज़ है वो ये दो चीज़ें हैं। एक तो अपग्रेडेशन अपनी जगह पे ऑब्वियसली ये मस्ट रिक्वायर्ड थी, इसमें कोई डिनाई नहीं करता। बट सेकेंडली आपने ये भी देखना है कि क्या आपके साथ साथ इसके जितने भी सिक्योरिटी मेजर हैं वो भी आपने मामला देखने, और उससे भी इम्पोर्टेंट ये क्या भारत आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि जो दूसरी चीज़ थी, एक और प्रपोजल आया था कि वो आके मैच खेल के वापस चली जाएगी, वो तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है सोर्सेज के मुताबिक। तो अब आपके ऑब्वियसली कनेक्शन है, आप भी बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं, आपको क्या लगता है ये जो, क्योंकि जो बजट है आईसीसी ने जो बजट अप्रूव किया है चैंपियन ट्रॉफी का, उसमें उन्होंने एक पार्शियल बजट भी अप्रूव किया। वो सुनने में यही है कि उसका पर्पस यही होता है कि वो शायद अगर आप हाइब्रिड मॉडल पे जाते हैं, जैसे यूएई के अंदर मैचेस की बात की जा रही है तो भारत मैचेस उधर खेलेगा, तो क्या पाकिस्तान इतना स्ट्रेंथन बोर्ड है हमारा पीसीबी कि कंपेल कर पाएगा कि आगे एशिया कप भी है भारत में, वर्ल्ड कप भी है, और हम पहले खेल के भी आ चुके हैं, कि अब पाकिस्तान तभी आएगा जब भारत इधर चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएगा? तो आपको फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? देखिए इरफान, मेरी भारतीय मीडिया के बड़े सीनियर लोगों से जो बातचीत होती रहती है, उससे तो मुझे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस बात का बहुत कम इम्कान है कि भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आए। और शायद हाइब्रिड मॉडल के लिए ही इन्होंने एक्स्ट्रा बजट जो है, तो श्रीलंका में इनका इजलास हुआ था अगस्त में, जी। उसके लिए इन्होंने रखा है। और दूसरी चीज आप देखें कि पाकिस्तान थोड़ा सा अंडर प्रेशर भी नजर आ रहा है। कल जो मीटिंग हुई आईसीसी की, उस मीटिंग में पीसीबी के चेयरमैन ने आईसीसी के तमाम डायरेक्टर्स को ऑफर किए कि वो आए और आकर विजिट करें, हमारे इस रेनोवेशन वर्क को देखें। तो इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया में इससे पहले भी वर्ल्ड कप हुए हैं, कहीं पर आपने देखा है कि बुलाया जाए आईसीसी के लोगों को कि आप मुआयना करें? ठीक है, सिक्योरिटी टीम तो आती है, वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर आप पूरे बोर्ड को बुला रहे हैं, तो इसका मतलब आपके जहन में भी कुछ ना कुछ है। और दूसरे, भारत इतना ज्यादा ताकतवर है कि देखिए सारे मेजर स्पॉन्सर्स उसके हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भारत के हैं। तो फिर उस सूरत में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो बज़ाहिर यही लग रहा है, अनटिल एंड अनलेस जब तक भारतीय हुकूमत जो है वो इस बात की गो अहेड का सिग्नल नहीं देती भारतीय टीम को, बहुत मुश्किल लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान आए। बिल्कुल, चलें उसके लिए तो हम दुआ और उम्मीद करते हैं कि ये पाकिस्तान जो 29 साल के बाद इवेंट होने जा रहा है ज़रूर हो। अच्छा सर, ये इमर्जिंग एशिया कप की भी बात कर लेते हैं, ओमान में खेला जा रहा है, जहाँ हम देख रहे हैं लड़कों को चांस दिया जा रहा है। जैसे कप्तान हारिस की हमने बात की, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, कई यंगस्टर हैं, लास्ट टाइम हमें याद पड़ता है तैयब ताहिर आए और उन्होंने एशिया कप पाकिस्तान को जितवाया। अब जो हमारा चैंपियन कप हुआ उसमें 2 प्लेयर बड़े स्टैंड आउट नज़र आए। एक जांदाद खान की बात करें, वो बहुत ज़बरदस्त थे। फिर इसी तरह अरफात मनहास ने परफॉर्मेंस दी, वो भी खेल रहे हैं। फिर इसी तरह अगर देखा जाए तो अ, ऐसे लड़के जिन्होंने परफॉर्म किया था उनको साथ कंटिन्यू नहीं किया गया। खासतौर पे जांदाद की मैं बात करना चाहूँगा, एक थोड़ा एक्सेप्शनल टैलेंट नज़र आया पहले लाहौर कलंदर की तरफ से भी,
तो हम देख रहे हैं कि उनको मैचेस नहीं दिए जा रहे। तो ये जो टैलेंट के साथ कई दफ़ा हम अनजस्टिफाई कर जाते हैं, लड़का अपनी पीक पे होता है, जैसे कामरान गुलाम 4 साल हाईएस्ट रन्स गेटर रहा, मुसलसल रन्स करता रहा, अभी हुरैरा कर रहा है। तो जो टैलेंट को हम वैल्यू नहीं करते, लड़का अपनी पीक छोड़ जाता है, 2-3 लेफ्ट आर्म आए हैं, हमारे पास अच्छे लड़के नज़र आ रहे हैं, हम उनको नहीं खिला रहे, उनको नहीं लेके चल रहे। तो ये इसकी स्क्रूटनी कौन करेगा? इसको कैसे अकाउंटेबल ठहराएँगे आप? देखिए, इसमें तो आकिब जावेद को अब अपना फुट इन करना चाहिए और मुझे जो मेरे पास इत्तलात है इरफान एज एन ऑलराउंडर आकिब जावेद गौर कर रहे हैं कि जहांदाद खान को ऑस्ट्रेलिया लेकर जाया जाए क्योंकि जहांदाद खान जो है वो सॉरी, मैं एक बॉलिंग नाम भी ऐड करता करना है। चाहूँगा, इरफान खान नियाज़ी की भी बात करना चाहूँगा, उसने भी बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया था। हाँ बिल्कुल, इरफान खान नियाजी को आप ले गए थे और उस बेचारे को घुमा फिरा के ले आए। हमारे यहाँ यही मसला है ना कि हम अपने प्लेयर्स को ग्रूम नहीं करते। आप इंडिया को देख रहे हैं, इंडिया ने कितनी टीमें बनाई हैं और शुभमन गिल नहीं खेल रहा तो सरफराज खान खेल गया, उसने 100 कर दिए। हुँ, हमारे यहाँ क्या होता है कि वही जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हम उन्हीं लड़कों को खिलाते हैं जो कमजोर टीम होती है और ताकतवर टीम के खिलाफ भी हम उन्हीं लड़कों को खिलाते हैं। इसका मतलब है हमारे लड़के अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है और क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट भी उस पर कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आकिब जावेद आगे तवक्को यही है कि जिनके साथ जाती हुई, क्योंकि ये प्राइम आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दी कामरान गुलाम की, इसने तो 3 साल पहले पाकिस्तान का रिकॉर्ड बनाया कायदम ट्रॉफी में जी। सबसे ज्यादा रन बनाने का, 37 लेकिन साल उस रिकॉर्ड बेचारे को ब्रेक किया था उन्होंने, उस्मान हाँ सलाउद्दीन, बिल्कुल उसकी क्रिकेट खत्म हो बिल्कुल। गई है, चांस ही नहीं दिया उस्मान हमें। सलाउद्दीन कहाँ गया? उस्मान सलाउद्दीन बड़ी ज्यादती की, हमने कई प्लेयर्स के साथ ज्यादती की है। तो अब आकिब जावेद आए हैं क्योंकि खुद वो इस पूरे प्रोसेस से गुजरे हैं, उनके साथ भी बड़ा जुल्म हुआ है। तो हो सकता है कि वो अब इन सब का इजाला करने की कोशिश करें। मुझे तवक्को है कि जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं, जो जिनका फ्यूचर है, अब आप अगर उन्हीं लगे बंधे प्लेयर्स पर ही रिलाई करते हैं, उनके साथ भी तो हम हार रहे हैं ना इरफान। तो जी। अगर हम नए लड़कों को ट्राई करके हारते हैं तो फिर क्या इसमें मुजाहिदा है? तो मेरे ख्याल में आकिब जावेद विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। सर, मैं क्लोजिंग से पहले 1-2 चीज़ें आपसे लास्टली जानना चाहूँगा। एक तो काइज़न ट्रॉफ़ी को आगे डिले कर दिया गया है, इस हवाले से आप ज़रूर बताइएगा। और दूसरा, ये जो 5 मेंटोर्स लगाए गए हैं, इनके रोल को कैसे देखते हैं? और बड़ी हेवी सैलरीज़ पे रखा गया है। और चलें, सैलरीज़ का हमें कोई सरोकार नहीं है, ज हाँ इससे भी ज़्यादा दे दें, लेकिन रिज़ल्ट आउटकम आना चाहिए। बट इनकी जो एंगेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अ, अब सरफ़राज़ खेलते हुए प्लेयर थे, उनको मेंटोर लगा दिया गया। मेरा तो उसपे भी रिज़र्वेशन है कि उनको टीम में होना चाहिए। अ, नहीं होना चाहिए एज़ ए मेंटोर, आप किसी सीनियर प्लेयर को लगाते। तो ये ख़ैर पाँचों मेंटोर को कैसे देखते हो? और आपको लगता है कि जो इंटरनेशनल एंगेजमेंट इनकी है, जैसे मिसबाह कभी यूएसए जा रहे हैं, शोएब मलिक की बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट है, वक़ार यूनुस की इंटरनेशनल कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या पाकिस्तान को इस तरह सिकलैन ट्रैवल करते रहते हैं, तो आपको लगता है कि ये सर्व कर पाएँगे? बिल्कुल, ये तो सोचना चाहिए था ना इरफान, पीसीबी को जब मेंटोर लगा रहे थे और इतने भारी मुआवजे पर, हमें उनके मुआवजे से कोई मतलब नहीं है, उनको इससे ज्यादा मुआवजा दें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो वक्त दे पाएंगे। अभी जो मेरे पास इत्तलात हैं कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के हवाले से भी मेंटोर्स में आपस में सर्द जंग जारी है। कुछ मेंटोर का ये ख्याल है कि आप तवज्जो चैंपियंस कप 4 डे टूर्नामेंट पर दें बजाय इसके कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के। तो और कुछ मेंटोर कहते हैं कि नहीं जी, रीजनल क्रिकेट होनी चाहिए। अब 4 डे अगर क्रिकेट होगी चैंपियंस कप, तो वो किस तरह की टीमें जो बनी थी आपने देखा होगा फैसलाबाद में, वैसी ही टीमें बनेगी। और फिर कायज़म ट्रॉफी के साथ जो इन्होंने सलूक किया है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है। वही जुनैद ज़िया काफी अरसे से जीएम डोमेस्टिक है, क्या उनको पता नहीं है कि क्या तरीक़ाकार होता है? आपने कहीं देखा है कि काउंटी क्रिकेट, शेफील्ड शील्ड, रणजी ट्रॉफी, हर जगह आपने देखा है कि डोमेस्टिक का शेड्यूल इस तरह से एक दिन पहले 20 अक्टूबर को शुरू होनी है, आपने कह दिया 19 अक्टूबर को कि मुलतवी कर दिया। आपने जी। अंडर 19 टूर्नामेंट शुरू कराया, एक दिन का खेल हो गया और आपने कहा उसको हमने पोस्टपोन कर दिया। तो ये कौन सा डोमेस्टिक टूर्नामेंट डोमेस्टिक चला रही है? कौन सी डोमेस्टिक टूर्नामेंट कमेटी है? भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, क्या इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और हर चीज वो चेयरमैन पे डाल देते हैं कि चेयरमैन साहब की अप्रूवल होगी तो होगा। तो फिर आप लोग किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? आपका इनपुट क्या है? मेरे ख्याल में नकवी साहब की जो मसरूफियत है उसका फायदा उठाकर ये लोग अपने अपने शॉट्स खेल रहे हैं, अपने अपने गिमिक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की रुसवाई हो रही है। अच्छा सर, ये जो प्लेयर ड्रॉप किए गए हैं, बाबर का तो हमने ज़िक्र किया, शाहीन, नसीम शाह और सरफराज के हवाले से भी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप सरफराज की तो मुझे समझ नहीं आई, बल्कि एक दफ़ा किसी से बात हो रही तो उन्होंने कहा शायद ये पानी ठीक नहीं पिलाता इसलिए उसको बाहर कर दिया गया है। जब वो टीम में होना चाहिए तो टीम में नहीं था और परफॉर्मेंस की वजह से आपने बाहर किया बाबर को, शाहीन को और ओबियसली आपने नसीम शाह को, पर सरफराज को क्यों बाहर किया गया? ये एक कोई लॉजिक समझ नहीं आई। और दूसरा, इन दोनों की आप कैसे समझते हैं, शाहीन और नसीम शाह का कैरियर, क्योंकि इनका पेस भी ड्रॉप कर गया और इनकी जो सीम और स्विंग थी वो भी ख़त्म हो गई है।
बिल्कुल, आपने सही कहा। शाहीन और नसीम शाह को, शाहीन तो लाहौर कलंदर का कप्तान था, लेकिन आसिफ जावेद ने बड़ा दिलेराना फैसला किया कि चूंकि इनको इम्प्रूव करने के लिए उसने कहा है कि आप इम्प्रूव करें, अगर ये लोग इम्प्रूव करेंगे तो मेरे ख्याल में वनडे में, मुझे तो नहीं लग रहा कि वनडे में इनमें से किसी को रखा जाएगा। T20 के लिए शायद इनको रखें, क्योंकि इनकी फिटनेस पर भी क्वेश्चन मार्क है। और आपने सही कहा इरफान, इनकी स्पीड भी ड्रॉप हो रही है। तो अब देखते हैं कि इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करता है। और जहां तक सरफराज अहमद की बात है, रिजवान के होते हुए सरफराज का मुश्किल हो गया था। उन्होंने कम बैक तो किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, जी। जो दिसंबर 2022 में सीरीज हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जब उन्हें जरा सी भी सर पे चोट लगी तो रिजवान तो ऐसा लगता है तैयार बैठे थे ग्लव्स पहन कर, और बैटिंग करने के लिए वो आ गए। हम्म। और फिर उसके बाद सरफराज की कहानी खत्म हो गई। मेरे ख्याल में अब सरफराज जो है अपने करियर के ट्वाइलाइट पे है। और अब मेरे ख्याल में चूंकि यंगस्टर्स बहुत जी। सारे आ रहे हैं, तो शायद अब ये सरफराज को कंसीडर ना करें, उन्हें किसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में हम देख पाए बिल्कुल मुस्तकबिल में। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, हमेशा की तरह बड़ा आपसे मज़ा बात करके, और आई एम श्योर हमारे फैंस को भी बहुत कुछ सीखने का और आपसे जानने का मौका मिला होगा। नाज़रीन, इसी नोट से इजाज़त चाहेंगे कि जो सीरीज़ होनी है उसका अख्ताम पाकिस्तान विनिंग नोट पे करे, क्योंकि ये जो डिप्राइव नेशन है विक्ट्री से काफ़ी ज़्यादा मायूस हो चुकी थी अपने क्रिकेट से। वन स्पोर्ट नेशन है, तो पूरी नेशन चाहती है कि पाकिस्तान ये सीरीज़ इंग्लैंड के अगेंस्ट अपने नाम करे। आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।